सो हेलो स्टूडेंट, अगेन आपका वेलकम आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लास में। माई सेल्फ गजेल सिंह एंड टुडे वी विल डू सम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन on the based on the previous video lectures. That is, we talk about what are the solids and general characteristics of the solid, and further we discussed in video second on the basis of the constituent particle arrangement of constituent particles in solids. There are two types of solid. First one is crystalline and amorphous solid, and further we discussed distinction between crystalline solids and amorphous solid. And now we have a NCERT in text question 1.1 to 1.5. So one by one we discussed with you. So लेते हैं पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इज why are solid rigid. First NCERT question, why are solids rigid? Why are solids rigid? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड क्यों होते हैं, ठीक है। वाई आर सॉलिड रिजिड। तो पहले तो हम इसको वर्बली डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन लगेंगे, जो भी इसका आंसर होगा वो। तो देखो, हमने सॉलिड के बारे में भी डिस्कस किया था दो वीडियो लेक्चर में। सॉलिड क्या होते हैं, जिसमें क्लोज्ड पैकिंग होती है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। और क्लोज्ड पैकिंग क्यों होती है, उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये कि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जो कि बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो इन सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके म्यूचुअली वो क्या होता है, अप्लाई होता है, एक्ट करता है। तो इसलिए वो बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो अपनी पोजीशन से क्या होते हैं, वो पोजीशन से मूव नहीं कर सकते। दे डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशंस, they oscillate position, they oscillate their position। वो अपनी पोजीशन पे क्या करते हैं, सिर्फ ऑसिलेट करते हैं, उस पर्टिकुलर पोजीशन को छोड़ के या फिर उसको लीव करके नहीं वो फ्लो कर सकते, इसलिए क्या कर सकते हैं, वो रिजिड है। तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जो भी इसका आंसर है एग्जैक्ट। सो आंसर में आप लिख लोगे। फर्स्ट वी टॉक अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन सॉलिड। So we can write in solid the force of attraction between in solid the force of attraction between constituent particles is very strong. That's why the constituent particles does not move from their positions. वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसकी वजह से तो जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन से क्या करते हैं, मूव नहीं करते। दे oscillate
oscillate, OSCI double LATE, oscillate their mean पोजीशन, अपनी पोजीशन पे सिर्फ टू एंड फ्रो बढ़ सकते हैं, अप एंड डाउन, अप डाउन, मेन पोजीशन। दिस इज द रीजन, इतनी जो हमने इस पे जो स्टेटमेंट रखे हैं, दिस इज टू मच। सो दिस इज द रीजन this is the reason that solids are rigid. This is the reason solids are rigid. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर ये है। अब फर्दर हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.2। तो क्वेश्चन हमारा, why do solid have a definite volume? Why do solid have a definite volume? तो इसमें भी कुछ भी डिफर नहीं है, आपको लिखना जो यहाँ पे हमने कंटेंट दिया वही कंटेंट यहाँ पे लिखना, और फर्दर फिर आपको सेम चीज। डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है, इस पे थिंक करते हैं। डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है, क्यों इसलिए है क्योंकि उसकी जो शेप है वो क्या डेफिनेट है। if we talk about liquid has not definite volume because their constituent particle moves, but in solid the constituent particles, they are not moved from their positions. So यहाँ तो कॉपी पेस्ट करना है। in solid, same in solid, the force of attraction between constituent particles is very strong. Due to this, solid have a definite shape. Solids have a definite shape. अगर किसी भी चीज की शेप डेफिनेट है तो वॉल्यूम क्या होता है उसका, वॉल्यूम भी क्या डेफिनेट होता है। डेफिनेट शेप एंड सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप। हमें बताना डेफिनेट वॉल्यूम। व्हाई डू सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम? So in solid the force of attraction between constituent particle is very strong. Due to this, solid have a definite shape because their constituent particles does not move from their positions. So hence we can say that solid have a definite volume. So you can write your own words in this type of question. So you can further we discuss question number 1.3. So question 1.3 is
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एमोरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लासीफाई, क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग, classify the following as amorphous or crystalline solids, तो कुछ हमको सॉलिड्स दे रखे हैं, उनको आपको कैटेगराइज करना है, एमोरफस और एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो आपके पास दे रखे पॉलीयूरेथीन, फिर दे रखा आपको नैप्थेलीन, फर्दर बेंजोइक एसिड, फिर उसके बाद आपको दे रखा है टेफ्लॉन, फिर है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, फिर है पॉलीविनाइल क्लोराइड के बाद फाइबर ग्लास एंड लास्ट में कॉपर, तो कैटेगराइज करना, सबसे पहले हम लिखते हैं एमोरफस सॉलिड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और फिर उसके बाद लिखना एमोरफस सॉलिड। जो होंगे एमोरफस सॉलिड में उनको आपको लिख देना। तो नैप्थेलीन, इसको लिखते हैं नैप्थेलीन, दिस इज द कोवैलेंट कंपाउंड है। बेंजोइक एसिड, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड, बेंजोइक एसिड। फिर इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, आयनिक कंपाउंड है। ये कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सारे किसमें आते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल जो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है नैप्थेलीन, बेंजोइक एसिड, फिर इसको पोटेशियम नाइट्रेट लिखना, पोटेशियम नाइट्रेट, फिर आपको लिखना है कॉपर, मेटल, ये क्या है? मेटलिक सॉलिड, कॉपर। रेस्ट ऑफ द सॉलिड आर द एमोरफस सॉलिड। सो राइट डाउन कर लेते हैं पॉलीयूरेथीन, पॉली वर्ड करते हैं मींस प्लास्टिक की बात हो, पॉलीयूरेथीन, फिर इसके बाद टेफ्लॉन, ये सब आपका एमोरफस सॉलिड में आएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर इसके बाद बात करेंगे फाइबर ग्लास, ये भी क्या आपका एमोरफस सॉलिड में आपका काउंट होगा। तो 1 2 3 4 आपके एमोरफस सॉलिड, और बाकी जो 4 है वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो इक्वली नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज, इसको रब करते हैं,
पाउडर सा लग गया इस पे वाइट वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ग्लास, क्वेश्चन 1.4, व्हाई इज ग्लास considered a supercooled liquid, considered as a supercooled liquid? तो जो गिलास है वो क्या होता है, कह रहा है ग्लास, वाई इज ग्लास कंसिडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, क्यों गिलास को हम बहुत ज़्यादा ठंडा लिक्विड कहते हैं। सुपर कूल्ड मतलब हद से ज़्यादा ठंडा। तो जो चीज़ हद से ज़्यादा ठंडी जाती है वो क्या बन जाती है, एक सॉलिड की तरह आपको लगेगी, आपको दिखेगी सॉलिड है, एक्चुअल में सॉलिड नहीं होते हैं। इसीलिए ग्लास को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। तो उसका रीजन देते हैं, ग्लास क्यों सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह दिखता है। तो लिखते हैं ग्लास इज अ, ग्लास हैज अ टेंडेंसी, ग्लास हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो like liquid, glass has a tendency to flow very like a liquid। ग्लास की टेंडेंसी क्या रहती है, ग्लास की टेंडेंसी है उसकी फ्लो होने की, जैसे लिक्विड है, जैसे लिक्विड फ्लो होते हैं ना, ऐसे ही ग्लास भी क्या, ग्लास की टेंडेंसी है फ्लो होने की। सो दैट इज रीजन और इसको और थोड़ा सा लिखते हैं बढ़िया से, दैट इज वाई ग्लास विंडो, ग्लास विंडोज एंड डोर्स, ग्लास विंडोज एंड डोर्स थिकर at the bottom compared to on comparing top, on comparing top। जो ग्लास विंडो आप अगर आप कभी विंडो देखो तो जो ऊपर से जो ग्लास रहता है ऊपर से वो पतला हो जाता है और नीचे जाके क्या हो जाता है, थोड़ी सी थिकनेस उसमें बढ़ जाती है। तो क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये जो है ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, एक्चुअल में ये सॉलिड नहीं है, ये स्यूडो सॉलिड है। इसकी वजह से टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, जिस तरह से जैसे लिक्विड की टेंडेंसी फ्लो होने की होती है, ऐसी जो ग्लास है ये भी आपका, इसकी जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है, इसकी लिक्विड, बट इसको सुपर कोल्ड कर देते हैं, इसको ठंडा कर देते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, तो क्या हो जाता है ये इसको सॉलिड की तरह शेप में दिखता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम इंटरवल होता है तो ये क्या ऊपर से टॉप से क्या इसकी थिकनेस कम हो जाती है और बॉटम पे आके ये थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ जाती है। वही मैंने बात लिखी है, ग्लास विंडो एंड डोर्स थिकर एट द बॉटम ऑन कंपेयरिंग टॉप, दैट इज द रीजन, this is the reason all liquids they are called pseudo solid,
therefore hence glass is considered as a supercooled liquid, ये ऐसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो एग्जांपल से, जैसे एक पॉपुलर एग्जांपल है, कोई डॉग होता है, आप उसकी पूंछ को ऐसा मुहावरा भी ऐसा मतलब जनरली बोलते भी हैं कि उसकी पूंछ को आप किसी नली में डाल दो तो 12 साल बाद देखो तो नली उसकी जो पूंछ है वो वैसी की वैसी मिलती है। तो ऐसे ही क्या रहता है इनकी बात है ग्लास की, हालांकि ये देखते सॉलिड से हैं लेकिन इनकी टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी लिक्विड वाली होती है। तो लिक्विड जैसे फ्लो होते हैं ऐसे ये भी क्या फ्लो होते हैं, बट स्लोली, ठीक है, स्लाइटली, मतलब इनमें जो चेंजेस आते हैं वो स्लाइटली होते हैं, स्लोली होते हैं, ये नहीं कि आपने अभी लगाया अभी वो फ्लो कर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। तो ये सारी चीज़ें, तो आप इसको इस तरह से इस एग्जांपल के थ्रू इसको रिमेंबर कर सकते हो, समझ सकते हो। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 1.5 क्वेश्चन है आपके पास, चलो इसको प्लीज कर देते हैं। क्वेश्चन है refractive index of a solid, refractive index of a solid is observed to have the same value along all directions comment on the nature of this solid, and would it show cleavage property, this is the क्वेश्चन। तो ये कॉपी में से इसलिए लिखा है, ऑनलाइन नेट पे से जो ऐप पे जो एनसीईआरटी बुक है, मेरे पे बुक नहीं है ना फिजिकली, तो ये उसमें से निकली है क्वेश्चन। क्लीवेज प्रॉपर्टी, सो आंसर इसको पहले इसको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना आपको, फिजिकल क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड is observed to have the same value along all direction, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसी सॉलिड की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व किया आपने, तो उसकी जो वैल्यू है वो along all डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सेम मिल रही है आपको। किसकी वैल्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। आपको कमेंट करना है इस सॉलिड के नेचर के बारे में, ये विच टाइप ऑफ सॉलिड जो यहाँ पे यूज हुआ है, किस तरह का सॉलिड है इसके बारे में बताना, कमेंट करना, आपको टिप्पणी देनी है। और वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्या ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो होगी या करेगा, उसको देखते हैं। तो हमने पढ़ा था, अगर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, एनाइसोट्रोपी प्रॉपर्टी थी, एनाइसोट्रोपी, पहले समझते हैं फिर बाद उसको बात करते हैं। एनाइसोट्रोपी
तो ये दो तरह की थी, एक तो एन आइसोट्रोपिक और एक था आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। तो वो आइसो का मीन्स क्या, आइसो का मतलब सेम, और ट्रोपिक का मीन्स डायरेक्शन। और इसमें एन लग गया तो क्या होगा, डिफरेंट। और ट्रोपिक का मीन्स तो कॉमन है ये, डायरेक्शन। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी एनाइसोट्रॉपी। तो ये वाले जो एनाइसोट्रोपिक जो शो करते हैं वो कौन से करते हैं, वो करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये वाली जो आइसोट्रोपिक जो सेम डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टी, वो क्या होते हैं, उसको बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। सो आई थिंक इसका जो आंसर आपको इस सिनेरियो में आपको मिल गया होगा। तो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं वैल्यू सेम मिल रही है, तो कैसे कंपाउंड होंगे, आइसोट्रोपिक होंगे। नेचर कौन सा होंगे, आइसोट्रोपिक। तो ये आइसोट्रोपिक किस तरह के कंपाउंड्स या सॉलिड शो करते हैं, एमोर्फस सॉलिड करते हैं कि नहीं, अभी डिस्कस किया था इससे पहले। तो लिखेंगे एमोर्फस सॉलिड has a in isotropic nature, एमोर्फस क्या रखते हैं, और सॉलिड कैसी टाइप नेचर रखते हैं, आइसोट्रोपिक। दैट्स व्हाई given solid is a क्या सॉलिड होगा, एमोर्फस सॉलिड, इसका आंसर आपको मिल गया। कमेंट करना नेचर ऑफ दिस सॉलिड। तो नेचर क्या सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड है। वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी भी हमने शो करी थी, जो हमने डिस्टिंक्शन लिखवाया था इसका एमोर्फस और क्रिस्टलाइन का। तो उसमें हमने ये नेचर की बात करी थी, किस बात, क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये शो करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये क्या करते हैं, शो नहीं करते। मतलब अगर आप किसी भी व्हेन वी कट शार्प एज टूल amorphous if we cut amorphous solid by the sharp edge tool, so we get rough surfaces। हमको क्या मिलेंगे, रफ सरफेस मिलेंगे। तो हम बोलेंगे क्लीवेज amorphous solid doesn't show cleavage property, that is we get rough surfaces during cutting। जब आप एमोर्फस सॉलिड को कट करोगे किसी भी शार्प एज टूल से, तो हमें किस तरह के सरफेस मिलेंगे, रफ सरफेसेस। प्लेन नहीं मिलेंगे ना स्मूथ मिलेंगे, रफ मिलेंगे, रफ। तो ये आपके
5 NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, उनको करना जरूरी है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे करने हैं और विद एक्सरसाइज करनी है, तब जाके आपका चैप्टर क्या होगा, ये क्रिस्टल क्लियर होगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे फर्दर जो टॉपिक होगा आई थिंक वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी क्लासीफाई सॉलिड। सो तब तक के लिए इस चैनल को आप इस चैनल में बने रहिए, और इसको अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।